नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्होंने इतिहास बनाया है क्योंकि ये पहला देश बन गया है अरब वर्ल्ड में, इवन आप कह सकते हो मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में, जिसने पहली बार मार्स पर कोई मिशन सक्सेसफुली भेजा है। ध्यान रखना है आपको, ये एक ऑर्बिटर है जिसका नाम है इस प्रोजेक्ट का होप। तो यहां पर इसके थ्रू जो मार्स है होगा उसके चक्कर लगाएगा ये जो ऑर्बिटर है, क्योंकि जैसे हमारे देश ने भी यहां पर एक ऑर्बिटर भेजा था मंगलयान के नाम से, वैसे ही इसने भी ऐसा किया। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, यूएई होप प्रोब एंटर्स मार्स ऑर्बिट इन फर्स्ट फॉर अरब मिशन। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, इसका मेन मकसद क्या है, ये करेगा क्या और क्या फायदा हो सकता है इस पर्टिकुलर मिशन से हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आई क्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि ये पहला मिशन था मार्स पर यूएई का। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत पहला देश था जो कि पहले अटेम्प्ट में ही उसने सक्सेसफुली यहां पर मिशन को भेज दिया था। तो ये बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखिए तो पांचवां देश बन गया है। अभी तक सिर्फ यूएस, सोवियत यूनियन और यूरोप, इवन चाइना ने भी अभी तक नहीं भेजा था। चाइना 6th कंट्री होने वाला है क्योंकि उसका भी जो मार्स मिशन है आई थिंक आज या कल में ही पहुंचने वाला था। तो यहां पर भारत जो था वो चौथा देश था और पांचवां देश बन गया है यूएई। और यहां पर आप देख सकते हो जो हमदान बिन मोहम्मद हैं, ये प्रिंस हैं बेसिकली दुबई के, उनका यहां पर मैसेज है कांग्रेचुलेशंस का, ये आप यहां पर देख पाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये जो प्रोब है होप प्रोब, ये है क्या बेसिकली। तो इसको बनाया गया था यूएई के साइंटिस्ट के द्वारा यूएस के अंदर। यूएस में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके उसको वहां पर बनाया गया था और इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में। यहां पर आप देख सकते हो इट वाज लॉन्च्ड इन 20th ऑफ जुलाई 2020 और ये लॉन्च किया गया था जापान के एक आइलैंड से। आप यहां पर नाम देख सकते हो, तैनगिनेशिमा स्पेस सेंटर जो कि जापान में है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। और वहां की जो कंपनी है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, उनका ये रॉकेट है H2A, उनके द्वारा ये आपका प्रोब लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे इस पूरे जो ऑर्बिटर है इसके अंदर टोटल 3 इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा यहां पर इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी है, स्पेक्ट्रोमीटर भी है, जिसके तहत इसका जो मेन काम होगा जो क्लाइमेट है मार्स का उसको अच्छी तरीके से यहां पर स्टडी करना। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मार्स का क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो क्लाइमेट है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड है, लेकिन मार्स पर जो क्लाइमेट आपको बहुत ज्यादा पतला मिलेगा, थिन मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो अर्ली एनवायरनमेंट था वो आपका डिसअपियर हो गया, वो स्पेस के अंदर चला गया, जिसकी वजह से आज के डेट में जब हम बात करते हैं मार्स पर रहने की तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि वहां पर जो क्लाइमेट है वो जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा थिन है। और ये यूएई का मैं आपको बता दूं टोटल 4th मिशन है। यूएई ने अभी रिसेंटली यहां पर स्टार्ट किया है स्पेस मिशन पर कदम रखना। इसके पहले जो 3 मिशन थे वो बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थे। ये यूएई का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। बाकी अगर आप चाहो तो यहां पर इसके बारे में भी जो मिशन के डिटेल्स हैं वो आप यहां पर ले सकते हो। लेकिन ये कब तक आपका वैलिड रहेगा, ये जो ऑर्बिटर है वो कब तक चक्कर लगाएगा मार्स के। तो बताया जा रहा है कि 1 मार्शियन ईयर, अगर आपको पता हो कि मार्स पर जो एक साल है वो करीब 687 डेज के आसपास का होता है, अर्थ डे के आसपास का होता है। तो ये एक साल का पूरा आप कह सकते हो, पृथ्वी के हिसाब से अगर हम देखें तो करीब 2 साल आप कह सकते हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद जो अगला देश होगा, 5वां देश, वो आपका चाइना का तियानवेन-1। इसके अंदर डुअल चीजें हैं, एक है आपका ऑर्बिटर और रोवर भी है। जो चाइना ने मिशन भेजा है मार्स पर अभी, वो आपका उसमें ऑर्बिटर भी होगा जो मार्स के चक्कर लगाएगा और इसके अलावा एक रोवर है जो कि मार्स के ऊपर उतरेगा। इसके अलावा नासा ने एक और यहां पर मिशन भेजा था। तो टोटल 3 मिशन भेजे गए थे पिछले साल जुलाई के महीने में, जिसमें से एक मिशन है यूएई वाला। इसके अलावा यहां पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, इसका नाम जो होप है ये क्यों रखा गया है। तो इसका एग्जैक्ट जो मिशन का नाम है यूएई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यह है आपका अल अमल, जो कि अगर आप इसको कन्वर्ट करिए इंग्लिश में तो यह आता है होप। तो अमल का मतलब होता है होप, इसीलिए इसका नाम होप रखा गया है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो टाइमिंग जो है मिशन का वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था, क्योंकि अभी का समय ऐसा है जब अर्थ, पृथ्वी और मार्स वो दोनों कहीं ना कहीं सबसे क्लोजेस्ट होंगे। यहां पर आप देख सकते हो इधर पृथ्वी है, इधर मार्स है। तो जब इसको पिछले साल लॉन्च किया गया था तो फाइनली जब ये मार्स ऑर्बिटर पर जा रहा है, मार्स के ऑर्बिट पर ये जा रहा है जब यहां पर, तो ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट यहां पर देखने को हमें मिल रहा है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका मेन और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि
मैंने बताया कि यहां पर जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो है आपका मार्स के वेदर डायनामिक्स को स्टडी करना। यहां पर जो लोअर एटमॉस्फेयर है मार्स का, अपर एटमॉस्फेयर है, उसके कंडीशंस को समझना, ताकि यहां पर हमें समझ में आ सके कि जो मार्स पर चेंजेस होते हैं वेदर के, उसकी वजह से किस तरह से इतने जल्दी जल्दी जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो स्पेस के अंदर ऊपर चलता जा रहा है। क्योंकि हमेशा बताया जाता है कि यहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो लगातार स्पेस में जा रहा है, और यहां पर मार्स जो अपना अर्ली एटमॉस्फेयर लूज किया था उसकी वजह से यहां पर वहां पर जाने में डिफिकल्टी हो सकती है, रहने में। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अगले 2 महीने तक वो अपने फाइनल ऑर्बिट के पोजीशन को संभालने की कोशिश करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, मतलब जब ऑर्बिट करेगा तो आपने देखा होगा एक दूर का पॉइंट होता है, एक पास का होता है, तो जो पास वाला पॉइंट है वो करीब 20,000 किलोमीटर के आसपास होगा, और जो दूर वाला पॉइंट है यहां से मार्स से वो करीब 43,000 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये बेसिकली क्या करेगा कि जो ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से क्रिएट कर लेगा, जो कंप्लीट पोर्ट्रेट होता है मार्स के एटमॉस्फेयर का उसको अच्छे से कैप्चर कर लेगा, ताकि उसके बारे में हम सारी जानकारी ले सकें। इसकी वजह से क्या होगा कि साइंटिस्ट को पूरे एटमॉस्फेयर को पढ़ने में मदद मिलेगी। इवन ये बताया जा रहा है कि पहली बार कोई ऐसा मिशन भेजा गया है जो कि ट्रू वेदर सैटेलाइट है, एक तरह से, मतलब ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि ट्रू सेंस में यहां पर वेदर की जानकारी हमें मार्स के बारे में दे सकेगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यूएई ने ये जो कदम रखा है, ये सक्सेसफुल कदम रखा है, इसकी वजह से वो अपने देश के यूथ को और ज्यादा इंस्पायर करेंगे, ताकि जो उनका कैरियर है वो इसके अंदर यहां पर जाया जा सके। इसके अलावा वहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब ये सारी चीजें हमने समझ ली दोस्तों। इसके अलावा यहां पर मैं आपको ये भी बताऊं, काफी समय से प्रयास चल रहा है कि क्या हम मार्स के ऊपर, क्योंकि आपने एलॉन मस्क का जो ड्रीम है वो भी सुना होगा कि मार्स के ऊपर जाना चाहते हैं, तो अभी तक तो किसी ह्यूमन ने यहां पर अपना कदम नहीं रखा है मार्स पर, और उसका मेन कारण यही है उसका एटमॉस्फेयर। तो यहां पर अगर हमें वहां पर जाना है तो उसके एटमॉस्फेयर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये वाला जो मिशन है यूएई वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उनके एटमॉस्फेयर में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, जो ब्रीथेबल ऑक्सीजन होना चाहिए उसकी मात्रा ना के बराबर है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा इवन क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है, तो सन का जो रेडिएशन आता है, हमारे यहां तो क्या है कि जो रेडिएशन है वो आपका रुक जाता है, लेकिन मार्स के ऊपर जो रेडिएशन है वो उससे हम बच नहीं सकते अगर हम मार्स के पृथ्वी पर जाएंगे। और इसी की वजह से यहां पर जो ह्यूमंस जाना चाहते हैं उनके लिए यहां पर दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि नासा ने यहां पर प्लान किया है कि 2030 के बाद यहां पर वो ह्यूमन मिशन को भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन नेक्स्ट यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऑर्बिट के अंदर लाना। यहां पर चंद्रमा के ऑर्बिट पर लाना तो आसान है, काफी क्लोजेस्ट है हमारे, लेकिन मार्स के ऑर्बिट पर जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसको कहा जाता है मार्स ऑर्बिट इंसर्शन। अगर आपको इवन याद होगा कि जब हमारा मिशन भी गया था वहां पर मार्स के ऊपर, तो यहां पर उनके ऑर्बिट में लाना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि जब पृथ्वी से जब ये जा रहा होता है तो बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, 1,20,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये होता है, और जब उसको ऑर्बिट के अंदर आना है मार्स के ऑर्बिट में तो उसको स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो 27 मिनट तक उसने अपने ब्रेकिंग सिस्टम को लगा कर रखा ताकि वो स्लो डाउन हो जाए और फाइनली वो ऑर्बिट में आ सके, क्योंकि अगर वो ऑर्बिट में नहीं आ पाता तो वो लॉस्ट हो सकता था इस पूरे रीजन के आसपास, और वो कहीं पर भी जा सकता था। तो इसकी वजह से यहां पर 11 मिनट के बाद जब वो ऑर्बिट में आ गया, आपको इवन ये भी पता होगा कि बाद में हमें पता चलता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है 190 मिलियन किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो हमें 11 मिनट के बाद यहां पर पता चले पृथ्वी पर। तो ये इस तरह से यहां पर इसको ऑर्बिट में डाला गया था। आई होप कि इस पर्टिकुलर जो मिशन था, होप मिशन, इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले आया हूं, आपको बताना है कि व्हाट इज नॉट कॉज्ड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो पृथ्वी हमारा सन के चक्कर काटता है उनमें से व्हाट इज नॉट कॉज्ड बाय दिस रेवोल्यूशन, तो जो रेवोल्यूशन करता है इससे क्या चेंजेस नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।